नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। तो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब बढ़िया हो, सब ठीक हो। हम पढ़ रहे थे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों से पहले हमने दो शासकों को पढ़ा था। वो थे गोविंदराज। रिवीजन कर लें सबसे पहले तो। गोविंदराज और हर्राय, ये दो थे। मैंने बात की थी जब पृथ्वीराज 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध जब हार गया, तो जो गोविंदराज है वो मोहम्मद गोरी के सेनापति था। मोहम्मद गोरी के सेनापति था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके पास गया और उसने उसको बोला कि भाई मेरे को तो राजा बना दो, मैं आपको टाइम टाइम कर दे दूंगा, ठीक है, जो भी टैक्स है वो दे दूंगा, और जो है मैं आपका राजा बन जाऊंगा। कहाँ का? अजमेर का, ठीक है। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ का राजा बना दिया, अजमेर का। अजमेर का राजा बनाने के बाद हर्राय ने कहा कि आपने जो है तुर्कों की सहायता ली है राजा बनने के लिए, और उनके शरण में गए हो आप, जबकि आपकी पिताजी की हत्या भी उन्होंने की है। इसी वजह से जो हर्राय ने है उनको गोविंदराज को हटा दिया शासक से, और खुद जो है राजा बन गए। कहाँ के? अजमेर के। अब उसके बाद में जो हर्राय ने चतर सिंह इनका एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में सेना बजी कहाँ? दिल्ली। तो इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको विफल कर दिया, इस अभियान को। मैं बात करूं उसकी उसके बाद की, तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर फिर से आक्रमण किया, जिसके बाद है गोविंदराज ने अग्नि स्नान कर लिया था। यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। और जो अपना गोविंदराज है उसने अपने चाचा से युद्ध न किया, लड़ा नहीं, मतलब कि हर्राय को वापस हराने के लिए, ठीक है। और ये चला गया कहाँ पे? रणथंभौर का। रणथंभौर। रणथंभौर चला गया, और रणथंभौर जाके 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर की स्थापना की थी। अब यहीं से हम आगे पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो अगर वीडियो की स्टार्टिंग अच्छी लगी है और आगे भी वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियो के लिए। देखो, अगर पूरा वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि तरीका क्या है पढ़ाने का और कैसे पढ़ते हैं। बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं, उनको भी पता है कि कैसा पढ़ते हैं। वो भी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मैं बात करूंगा रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर की चौहानों में हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना गोविंदराज। मैं बात करूंगा गोविंदराज की। तो गोविंदराज के बारे में मैंने बताया था कि ये सिर्फ संस्थापक था, स्थापना करने की इसने कार्य किया था। संस्थापक था किसका? रणथंभौर का। रणथंभौर का संस्थापक था। और इसके अलावा इसने स्थापना कब की थी वो बता चुका हूं, 1194 ईस्वी के अंदर। इसके बाद राजा जो बना था उसका नाम था पहलादन, ठीक है। इसकी कोई खास बात ही नहीं। उसके बाद था अपना वीर नारायण। अगर मैं वीर नारायण की बात करूं तो इसकी जो है इल्तुमिश के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। इल्तुमिश के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था अपना पहलादन नहीं है, वालन। इसके बाद आया था, यहाँ पे आया था वालन, ठीक है। यहाँ पे आया था वालन, ठीक है, लिख लेना। और फिर आया था वीर नारायण। इसके बाद आया था वाघभट। वाघभट आया था, और वाघभट की कोई खास बात ही नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा था जेतर सिंह। नंबर 6 पे जो आता है वो था जेतर सिंह। कौन? जेतर सिंह। जेतर सिंह की कोई खास बात है नहीं। इसकी दो ही बातें ध्यान रखनी है कि ये इस बलबन के समकालीन था, और इसने जो है अपने जीवन काल के दौरान ही अपने तीसरे पुत्र हमीर को जो है अपना शासन सौंप दिया था, और जो है खुद ने संन्यास ले लिया था, या कोई कहीं चला गया था, ठीक है। तो यह बात यहां तक हमने कर ली थी, और हमने आगे बात कर ली थी किसकी? हमीर ने इसके 32 खंभों की छतरी बनवाई थी रणथंभौर के अंदर। वो भी हम बात करते हैं। हेडिंग डालो हमीर, हेडिंग डाली होगी मेरे हिसाब से, है ना। दिग्विजय नीति तक मैंने पढ़ा दिया था। अपन ने दिग्विजय नीति तक पढ़ लिया था, उससे आगे अपन को पढ़ना था। तो दिग्विजय नीति तक एक बार वापस से रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमीर की। सबसे पहले हेडिंग डाली हुई है आपके पास, हमीर।
अमीर का शासनकाल कहां से कहां तक रहा, तो मैं बात करूंगा 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। कहां तक? 1301 ईस्वी तक, यहां तक शासनकाल रहा अमीर का। तो अमीर ने राजा बनते ही सबसे पहले क्या किया, इन्होंने जो है अपने पिताजी के लिए 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी, ये पॉइंट्स हम लिख चुके हैं कल, वापस में सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इनको, ठीक है। 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये न्याय की छतरी है, क्या बोलते हैं, ये न्याय की छतरी है, न्याय की छतरी। और कुछ लोगों का यह कहना है कि ये जो है जेतर सिंह था, जेतर सिंह का शासनकाल जो है 32 वर्षों का होने के कारण इसे 32 खंभों की बनाई गई है, ठीक है। ये इसके हमको रीजन मिलते हैं। उसके बाद आता है दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति का अर्थ बता दिया था मैंने। दिग का मतलब है दिशाएं और विजय का मतलब है विजय करना। इसके अंतर्गत इसने कुछ राजाओं को हराया था, बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन हमने कुछ मेन मेन लिखे थे इसके। इसमें से था सबसे पहले भीमरस। भीमरस के राजा अर्जुन, डायरेक्ट नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है, नाम लिख दू डायरेक्ट, रिवीजन कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। भीमरस के राजा अर्जुन को हराया। उसके बाद जो अपना ये आबू था, आबू के राजा प्रताप सिंह को हराया। और उसके बाद चित्तौड़ के राजा समर सिंह को हराया। उसके बाद थार था, थार जो है थार प्रदेश है अपना, उधर जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है, वहां का राजा था भोज, राजा भोज को हराया और पुष्कर जीता। और उसके बाद जो है मांडलगढ़ से भाई ने कर वसूला था, यानी अधिकार कर लिया था कुल मिला के। उसके बाद जो है कोटि यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटि यज्ञ, कोटि यज्ञ करवाया था। और इसके अंदर कहा जाता है कि 1 करोड़ आहुतियां दी गई थी, इसलिए इसे कोटि यज्ञ कहा जाता है। ये लिखा नहीं था लेकिन हमने समझा था। उसके बाद इसके पुरोहित कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा के मैंने बताया था। इसके पुरोहित थे विश्वरूप। विश्वरूप यहां तक पढ़ लिया था। और मैंने कहा था यहां से आगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण आएंगे, वो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। यहां से आगे हमको पढ़ना है अभी, और इससे आगे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। देखो अलाउद्दीन नहीं, जलाउद्दीन, ठीक, सॉरी, जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी जानते हैं सब, फिल्में देख रखी होगी तो सबको जानते हैं, सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की, तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1290 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 1290 ईस्वी के अंदर आक्रमण हुआ था, जिसके अंदर देखो आपने कुछ दुर्ग पढ़े होंगे, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ रखा है पहले से, या अगर आप भविष्य में पढ़ोगे तो मैं बता देता हूँ। कुछ आप जब दुर्ग टॉपिक पढ़ोगे तो आप वो सर बताएंगे कुछ दुर्गों के अंदर कि दुर्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के कैसे? तो कुछ दुर्ग जो है सहायता के लिए बने जाते हैं, कुछ दुर्ग जो मेन दुर्ग होता है जिसके अंदर राजा रहता है, कुछ के अंदर सामंत रहते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के दुर्ग होते हैं। ऐसा ही दुर्ग यहां पर था, उस दुर्ग का नाम था जाहिन दुर्ग। क्या नाम था? जाहिन दुर्ग। जाहिन दुर्ग, मैं बात करूंगा जाहिन दुर्ग की, तो ये जो जाहिन दुर्ग है वो रणथंबोर की चाबी कहलाता था। क्या कहलाता था? रणथंबोर की चाबी। अब चाबी क्यों कहलाता था? देखो घर के बाहर क्या होता है? ताला होता है। इसका मतलब ये समझ लेना कि मान लो कि यहाँ रणथंबोर है, ठीक है, ये रणथंबोर है, इसके आगे या इसके आसपास, इससे पहले जो है इसके रास्ते में जो है जाहिन दुर्ग पड़ता था। यानी इसको जीतने के लिए सबसे पहले जो है आपको जाहिन दुर्ग पे आक्रमण करना पड़ेगा, या जाहिन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले ऐसा होता था कि एक सहायता के लिए या एक बीच रास्ते में एक दुर्ग बनाया जाता था। जब तक क्या है कि विपक्षी जो जो दूसरी सेना अगर आक्रमण करती है तो उसको जो है पहले छोटे वाले दुर्ग को जीतना पड़ेगा, तब तो उसको जो है बड़े वाले जो दुर्ग है यहाँ की सेना को टाइम मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, युद्ध के लिए, ठीक है। वरना अगर डायरेक्ट यहाँ पे आक्रमण करे सेना, पता ना चले, तो यहाँ पे इसको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी प्रिपेयर करने का
कि युद्ध कब हुआ और ये हारने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे दुर्ग रास्ते में बनाए जाते थे जो कि सहायता के लिए बनाए जाते थे। ऐसा ही दुर्ग कौन था? जाहिन दुर्ग था। और ये रणथंभौर की चाबी कहलाता था। ठीक है, मैं बात करूंगा आगे की, तो जो है खिलजी सेना है, जब खिलजी ने आक्रमण किया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले क्या जीता? जाहिन दुर्ग जीता। तो खिलजी सेना ने जाहिन दुर्ग जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब खिलजी सेना में कौन सी खिलजी सेना है? जलाउद्दीन खिलजी की सेना है ये। ठीक है, कौन? जो ये जाहिन दुर्ग है इस पे इसने अधिकार कर लिया था। अब जब ये बात हमीर को पता चली कि भाई जाहिन दुर्ग पे ये अधिकार कर चुके हैं, तो हमीर को पता चलने के बाद हमीर ने क्या किया? हमीर ने अपना सेनापति भेजा। कौन सा सेनापति का नाम था? क्या नाम था सेनापति का? वो था गुरुदास सैनी। क्या नाम था? गुरुदास सैनी। तो लिखो, हमीर के सेनापति, हमीर के सेनापति गुरुदास सैनी ने जाहिन पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके बाद जो ये लाइन है ना, जाहिन दुर्ग रणथंभौर की चाबी, ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है ये। ठीक है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है, यानी प्रचलित प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख देना कि जाहिन दुर्ग, आगे लिख लेना रणथंभौर की चाबी। ठीक है, आपने जलाउद्दीन के आक्रमण हेडिंग डाली है, उसके अंदर यहाँ पे लिखना ब्लैक पेन से किसी भी से भी लिख लेना 1290। उसके अंदर लिखना खिलजी सेना ने जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद जो हमीर है, हमीर ने अपने सेनापति गुरुदास सैनी को भेजा और गुरुदास सैनी ने क्या किया? जाहिन दुर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया, यानी खिलजी सेना से उसको स्वतंत्र करवा दिया वापस। तो जाहिन दुर्ग है वो रणथंभौर की चाबी कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमीर सेना ने क्या किया? जलाउद्दीन खिलजी को भगा दिया वहां से इस बार तो। ठीक है, पहला आक्रमण क्या हो गया? जलाउद्दीन खिलजी का विफल। लिख लो यहां तक। उसके बाद पढ़ते हैं जलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा आक्रमण है वो हुआ था अपने 1292 के अंदर, उसको पढ़ते हैं। 1292 ईस्वी के अंदर देख लो जल्दी से। लिख लिया होगा। लिख लिया होगा ये। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये जो दूसरा आक्रमण किया जलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1292 के अंदर किया। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि 1290 के अंदर खिलजी सेना ने जाहिन दुर्ग पे आक्रमण किया। ठीक है, पुनः प्राप्त किसने कर लिया? गुरुदास सैनी ने वापस प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या किया होगा? आपको लग रहा होगा कि जो जलाउद्दीन खिलजी है वो वापस कहाँ गया होगा? दिल्ली गया होगा, ये आपको लग रहा होगा। और 1292 के अंदर वापस आया होगा यहाँ पे, कहा? रणथंभौर। आपको ये लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये बात सच है? तो मैं कहता हूं कि अब हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको घटनाक्रमों से को जोड़ के देखना चाहिए कि क्या हुआ होगा। ठीक है, ये भाई गया था उधर गुजरात की तरफ। कहाँ गया था? गुजरात। अब यहाँ पे रणथंभौर पड़ता है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ गुजरात टाइप है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इधर गुजरात है, तो गुजरात के अंदर अपने जो है ये पड़ता है, ये अपने क्या बोलते हैं इसको, पगलापुर पड़ता है। तो वहां पे इधर इसने इसने किसी राजा से युद्ध लड़ा था, और वापस आते टाइम क्या सोचा इसने कि वापस आता था उसने सोचा कि एक बार और देखा है भाई कि क्या पता इस बार जीत ही जाए रणथंभौर को। तो इसके सैनिकों ने कहा कि तुम जीतते तो हो नहीं, ऐसे ही सपने दिखा देते हो बस कि चलो जीतते हैं, और तुम तो जीतते तो हो ही नहीं। तुमने तो सिर्फ जाइन पे ये आधा आक्रमण करते हो, तुम आक्रमण तो पूरा करते ही नहीं हो। भाई जब तुमको जीतना था तो तुम जाइन दुर्ग पे आक्रमण करके क्यों बैठ गए? तुमको रणथंभौर पे आक्रमण करना चाहिए था।
तो इसने कहा कि माँ की सौगन, इस बार सब सौगन खाओ, बाप की सौगन है सबको, जो पीछे हटाना सबसे पहले उसको गोली मारी जाएगी, ठीक है। आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, उसके अंदर बोलता है कि सनी देओल बोलता है कि अगर तुम में से अगर कोई पीछे हटा, ठीक है, अब जाना चाहता तो अभी चले जाओ, ठीक है, अगर बाद में कोई पीछे हटा तो मैं उसको गोली मार दूंगा, और अगर मेरे कदम पीछे हट गए तो तुम मुझे गोली मार देना, ठीक है। अब ये बात जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बोल तो दी, ठीक है। बाद में क्या किया उसने, गया जाहिन दुर्ग पे गया, ठीक है, बाहर बैठा रहा, रणथंभौर दुर्ग के बाहर बैठा रहा भाई। अब पल्ले कुछ पड़े नहीं, अभी मान लो कि 2-3 साल बैठा रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया उसने कि किसी को बुलाया कि कैसे उसके अंदर कुछ हो सकता है क्या, मतलब दुर्ग की दीवार व्यवहार तोड़ सकते हैं क्या, तो उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, दीवार व्यवहार कुछ नहीं टूट सकती, इसकी सबसे सुरक्षित दुर्ग यही है। इसीलिए जो है अमीर खुसरो भी कहते हैं कि ये जो अबुल फजल कहते हैं, ठीक है, अबुल फजल कहते हैं कि ये जो किला है, कौन सा, रणथंभौर का किला है, इसके बारे में अबुल फजल कहते हैं कि दुर्ग तो दुर्ग रणथंभौर का दुर्ग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे जो बाकी दुर्ग है वो तो नंगे दुर्ग है, ये जो है ये कपड़े पहना हुआ है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग है, वो कपड़े पहना हुआ है, बाकी जो भी सारे दुर्ग है वो नंगे हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो पूरी की 6-7 घाटियों से घिरा हुआ है, 6-7 घाटियां यानी पहाड़े हैं, उनसे घिरा हुआ दुर्ग है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कभी रणथंभौर दुर्ग आप घूमने जाओगे ना, तो जहां पे गाड़ी वाड़ी पार्क करते हो आप मान लो, या जहां पे आप जहां से दुर्ग स्टार्ट होता है उससे पहले, यानी जब आप गाड़ी पार करते हो, आप गाड़ी पार करके चलते हो, तो आपको पता नहीं होता है कि रणथंभौर दुर्ग है कहाँ पे, आपको दुर्ग दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इतना वो घाटे के अंदर है। इसीलिए इस दुर्ग को सबसे जीतना सबको सबसे जटिल माना जाता था, क्योंकि दिखता ही नहीं था कि दुर्ग है कहाँ। भाई कोई चीज दिखे तब तो उसको टारगेट करें, जब कोई चीज दिखेगी ही नहीं तो उसको टारगेट कैसे करेंगे। एक तरह से अदृश्य दुर्ग कहलाता था, ठीक है। मैं बात करूं तो उसके बाद अब जलाउद्दीन खिलजी को पता है, ये तो पता चल गया कि भाई ये तो मुश्किल है जीतना, ठीक है, इसको जीतना तो क्या है, मुश्किल है। तो अब सैनिकों को कैसे बोले, उसने तो वो बॉर्डर वाला सनी देओल वाला वो डायलॉग दे दिया था कि मैं पीछे अगर हट जाऊं तो मुझे गोली मार देना। तो उसने कहा कि ऐसे तो नहीं मानेंगे, ठीक है। उन्होंने 1-2 बार कहा होगा किसी सैनिक को कि अब नहीं ये नहीं हो सकता, जीत नहीं सकते, उसने कहा नहीं जीत के तो जाएंगे। मेरे जैसे ने हाथ ऊंचा करके कहा कि नहीं जीत के तो जाएंगे, बाप की सौगंध दे रखी है, वापस नहीं जा सकते। तो उसने कहा रे पगले तुम समझते नहीं हो। अलाउद्दीन जलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था वो लगाया उसने कि तुम समझते नहीं हो, ऐसे 10 दुर्ग आ गए आ जाए ना, ऐसे 10 दुर्ग आ जाए, कैसे रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग आ जाए ना, उसके लिए हमें अपने एक मुस्लिम जो है ना, एक मुस्लिम सिपाही है, उसका सिर्फ एक बाल के बराबर भी नहीं समझता उसको। ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुस्लिम सिपाही के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये स्टेटमेंट किसका था? जलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब मान लो कि वापस जाना है तो कुछ कह के तो जाएगा, तभी तो जाने देंगे, वरना तो बाप की सौगंध कटा रखी थी उसने सैनिकों को, ठीक है। तो बात करूंगा, ये स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे, 1292 जलाउद्दीन, देखो जलाउद्दीन खिलजी ने कहा, जलाउद्दीन खिलजी ने कहा, जलाउद्दीन खिलजी ने कहा, आगे देखो स्टार्ट कर देना, कौन मैं ऐसे 10 दुर्गों मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब बाल के बराबर तो क्या नहीं समझता भाई, वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं, जीत तो नहीं सकते, तो कुछ तो बोल के जाना पड़ेगा भाई, इज्जत इज्जत भी तो होनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी बहुत। ऐसे चला तो ढूंढने लग जाए इतिहास के अंदर। अब देखो ऐसे ये स्टेटमेंट दे दिया ना, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो था, इसको मतलब इसको आवश्यकता नहीं रही होगी इसकी दुर्ग की, इसलिए इस स्टेटमेंट से यही लगता है, इसलिए वापस चला गया होगा ये दिल्ली। तो यहाँ से जो है जलाउद्दीन खिलजी बाद में वापस चला जाता है, ये लिख लो स्टेटमेंट। इसके बाद हेडिंग डाल लेना अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, पानी पी लेता हूँ तब तक।
निकल लिया होगा, छोटा सा स्टेटमेंट है, ज्यादा बड़ा है नहीं। हेडिंग डाल ली होगी, हेडिंग डालो, सलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। मैं तो हेडिंग डाली हुई है। मुझे तो एडिट करना है। ये लो, डल गई एडिट। तो सलाउद्दीन खिलजी है, उसके आक्रमण कहाँ से लेकर कहाँ तक रहे उसकी चर्चा में करूं, उसकी बात करूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने कब शुरू किए और जो लास्ट आक्रमण था वो कब हुआ, वो खत्म हुआ मामला जो भी सलटा, कब सलटा वो। तो मैं बात करूंगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण है वो शुरू हुए थे 1299 से लेके 1301 ईस्वी तक। जो भी 2-3 साल आक्रमण थे वो हुए थे भाई के, ठीक है। बाहर की अगर छोटी मोटी आवाज आ रही है तो वो थोड़ी दिनों बाद तक नहीं आएगी। पास में क्या है, थोड़ा ऐसा वैसे ही, ठीक है, क्या है, ऐसा वैसा ही है, ठीक है, हालात ऐसे वैसा ही है। मैं कभी कभी ये ना पढ़ाते टाइम क्या रोहित शर्मा बन जाता हूँ, तो क्या है कि ये वो वहां है, क्या है, अब कैसा है, क्यों है, आप समझो, ठीक है। विराट कोहली ने इंटरव्यू दिया था ये। तो मैं बात करूंगा जो ये आक्रमण किए, तो भाई आक्रमण के कुछ कारण भी तो रहे होंगे। ऐसे ही थोड़ी है कि सुबह उठे और बोले कि आज नहीं, आज अलाउद्दीन खिलजी का ये मन है कि अपन तो रणथंबोर पे अभियान भेजेंगे। ऐसा तो मन किसी का कर नहीं सकता, है ना। तो कुछ तो कारण रहे होंगे। तो कारणों में सबसे पहला कारण जो है मैंने कॉमन बता रखा है सबके अंदर, कि सबसे पहला कारण क्या रहा होगा, वो है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति मैंने बोल रखा है कि ये जो कारण है वो सबके अंदर कॉमन है। आप ये सबके अंदर लिख सकते हो, कोई भी युद्ध हो अब तक मैंने आपको, आपने देखा होगा, मेरी एक चीज नोटिस की होगी, जब तक जो भी सारे युद्ध है रहे हैं उनके अंदर मैंने ये एक चीज कॉमन लिखी है, साम्राज्यवादी नीति। और बार बार जब भी लिखता हूँ तब मैंने आपको बता रहा हूँ, तब से बता रहा हूँ कि ये जो कारण है सबके अंदर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कारण आता है, वो दूसरा कारण आता है कि काका जी यहाँ से, काका जी भी लगते थे, कौन, जलाउद्दीन खिलजी, इसके काका जी और ससुर भी लगते थे। तो जलाउद्दीन खिलजी की हार का बदला भी लेना था, हार का। देखो मैंने यहाँ पे जेके लिखा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि जलाउद्दीन खिलजी। अगर मैं यहाँ पे एक के लिखता हूँ तो वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन को समझ में आना चाहिए। अपने ऐसे कौन से टीचर अपने 8वीं 9वीं में थोड़ी पढ़ रहे हैं जो कॉपी चेक करेंगे, अपना प्रश्न उत्तर करते हैं उसके अंदर कॉपी चेक करेगा टीचर, कोई नहीं करेगा, ठीक है। और मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो अगर आप मेरे को है ना वो भेजोगे ना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैंने बोला रोहित शर्मा बन जाता हूँ, कभी कभी याद नहीं आता। डाक के थ्रू अगर कोई भी भेजोगे ना आप, तो भी मैं चेक नहीं करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा कारण आता है, उस तीसरे कारण में होता है कि रणथंबोर का सामरिक और भौगोलिक महत्व है। कौन सा, रणथंबोर का भौगोलिक और सामरिक महत्व। इन दोनों के बारे में बात करूंगा, क्या होता है मतलब रणथंबोर का, रणथंबोर का भौगोलिक व सामरिक महत्व, रणथंबोर का भौगोलिक और सामरिक महत्व। सबसे पहले बात करूंगा मैं भौगोलिक महत्व। तो भौगोलिक महत्व क्या था, तो मैं बात करूं कि ये देखो, ये अभी राजस्थान का नक्शा बना लो, जैसे कि ये राजस्थान का नक्शा है, पतंगाकार है, कुछ इस प्रकार से ही होगा, ठीक है। मैं बात करूंगा कि यहाँ पे मान लो दिल्ली है, राजस्थान के इधर जाते हुए या दिल्ली आ जाती है, यहाँ आ गई है दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है चित्तौड़, ये कुछ डूंगरपुर है जो उसके अंदर आते नहीं है, 2-1 जिले हैं जो आते नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे मान लो यहाँ पे गुजरात गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे इधर अपना समुद्र वमुद्र आ जाता है गुजरात के इधर। तो यहाँ पे क्या है, पगलापुर, और यहाँ पे ये क्षेत्र जो है ना, आधा राजस्थान और आधा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, मालवा कहलाता है, आपको पता ही होगा। अच्छा ये भी आगे क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आ जाता होगा, थोड़ा बहुत चित्तौड़ का भी क्षेत्र आ जाता है। तो मालवा क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, मालवा। अब मालवा के अंदर क्या है,
बडेरा कहता हो था कि कई कहता हो जब मैं काल पढ़ता हूँ जब मैं मालवा जाता फिर जाता मालवा मालवा जाते थे जब हमें बडेरे वाला ये इधर वाले जो काल पड़ जाता था तो वो मालवा जाते थे। मालवा में क्या था, मालवा में दो आप क्षेत्र है, कौन सा है, दो आप क्षेत्र। अब दो आप क्षेत्र जिसने ज्योग्राफी भी पढ़ रखी होगी, सर से पढ़ रहे हो आप, एसआर सर से पढ़ रहे हो, तो एसआर सर ने आपको बताया होगा कि दो आप क्षेत्र होता क्या है। मैं बात करूं दो आप क्षेत्र की, कि मान लो कि ये जो नदी है, मान लो ये नदी है, ठीक है, इस नदी के बीच में जो ये जगह जगह होती है, यानी टापू टाइप हो जाता है। मान लो दो नदियों के बीच के क्षेत्र है, ठीक है, मान लो दो नदियां मिल रही है ऐसे, ये मान लो ये नदियां मिल रही है ऐसे जा रही है, ठीक है, तो मान लो ये है, ये अगर मान लो ये बीच की जो जगह है या फिर एक नदी है उसके बीच की जगह है, कुछ जो भी बीच में जो जगह है, ये दोआब क्षेत्र वहां पे बहुत ज्यादा है, जहां पे क्या है, जमीन क्या है, ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा फसलें यहीं पे होती है। तो इसका आर्थिक महत्व था। भौगोलिक भौगोलिक महत्व कैसे हुआ कि यहाँ से ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा टैक्स जो है यहाँ से वसूली जाता था, सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ से आता था। इधर क्या है, बंदरगाह बंदरगाह है, तो जहाजों वहाजों से भी थोड़ा बहुत काम वाम अगर रहता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि उस कारखाने वारखाने भी कुछ उस समय के जो भी थे, मान लो हाथ से बनाने वाले भी थे, तो यहाँ पे थे, गुजरात के आसपास ही थे, तो यहाँ से भी जो है ज्यादा से ज्यादा आपको टैक्स धन यहाँ से प्राप्त होता था। तो कौन नहीं चाहता है कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ वाला हिस्सा हो, ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी हो। अब यहाँ जाने के लिए जो बीच में क्या पड़ता था, चित्तौड़ अपने रणथंभौर के आसपास ये जगह पड़ती थी, ठीक है। तो अब इधर से आओगे तो जो भी शासक दिल्ली पे बैठा होगा वो चाहेगा ये क्षेत्र और ये क्षेत्र मेरे कब्जे में हो, ठीक है। अब इनको कब्जे करने के लिए इधर से जाऊं, मान लो इस रास्ते से जाऊं मैं, यहाँ से जाऊं या रणथंभौर से होके जाऊं, तो क्या लगेगा आपको, ये रणथंभौर बीच में आएगा। अब रणथंभौर बीच में आता तो कभी तो भाई साहब ये यहाँ आके थे, मान लो यहाँ से सामान वामान लेके जाते तो लूट लेते, कभी लूटते नहीं तो बोलते टैक्स दो, जब तक टैक्स नहीं दोगे आगे पढ़ेंगे हम चीजें। जैसे कि वो गुइलों के अंदर आगे पढ़ेंगे हम कि टैक्स लेते थे ये, ठीक है, इधर उधर जानेंगे, आगे चौहानों में भी पढ़ेंगे हम कि इधर से टैक्स लेते थे, ठीक है, वो बात पढ़ेंगे हम आगे जब भी आएगी। देखो जो चीज जहां पे आएगी वहां पे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब आएगी तब पढ़ेंगे। उसके बाद में ये टैक्स लेते थे, इसीलिए क्या हुआ, ये चाहते थे कि ये जो है दुर्ग अपना हो, क्या हो, अपना हो। अब मैं बात करूं अगला सामरिक महत्व, सामरिक महत्व से उसको पहले हटा देता हूँ। ये जो अपने यहाँ पे कचरा किया है, भाई देखो मेरे को नहीं आते ये राजस्थान के मैप है बनाना, ठीक है, भौगोलिक जो अपने ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ऐसा सर उनको अच्छे से आते हैं, सीखने पड़ेंगे भाई थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। मैं बात करूं सामरिक महत्व की, तो इसके अंदर सामरिक महत्व क्या रहा होगा। हमने भौगोलिक महत्व पढ़ लिया है, तो सामरिक महत्व क्या रहा होगा। तो सामरिक महत्व का मतलब है कि देखो मैं एक बात बताता हूँ कि मंगोल मंगोल जानते हो आप, मंगोल विदेशी थे, कहा थे, विदेशी मंगोल। ये जो मंगोल है ना भाई, अगर सबसे कोई विदेशी आक्रमण रहा हो, सबसे भयंकर, सबसे तगड़ा वाला, सबसे तगड़ा मतलब कि जो कि तबाही मचा दे, ठीक है। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी देख रखी है, उसके अंदर वो नहीं था क्या, क्या नाम था, वो जो विदेशी आक्रमण जैसे थे, वो काले वाले क्या बोलते हैं उसको, क्या कुछ था, ठीक है, निम्डा, ठीक है, कुछ ऐसे डायलॉग था वो जो बोलते हैं ना, उसी प्रकार के थे, ठीक है। मंगोल क्या करते थे कि जैसे गांव है ना, पूरा गांव सोता है, तो रात को आते, घोड़ों की सेना होती थी, हाथियों और पैदल सेना उसके अंदर नहीं थी, घोड़े होते थे, उससे क्या फसलें की फसलें पूरा पूरा गांव बर्बाद कर देते, पूरा जो भी क्षेत्र था उसको बर्बाद करते थे, सोते हुए गांव के अंदर घुस जाते और वहां पे क्या है, उसको तबाह कर देते सोते हुए गांव को। उनको कोई भी दीन ध्यान नहीं था उनका। अपने युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि अपन बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाते हैं, अपन बच्चों को नहीं मारते हैं, औरतों को नहीं मारते हैं। अब मान लो कि शाम के बाद में हम लड़ते नहीं है, संध्या के टाइम नहीं लड़ते, संध्या के बाद में सूर्योदय से पहले नहीं लड़ते। उनका कोई भी रूल का मतलब कि युद्ध का कोई नियम नहीं था। जो सारे नियम तोड़े जा सकते हैं, जिस प्रकार से येन केन प्रकार जिस भी प्रकार से युद्ध किया जा सकता है, वो सारे जो प्रकार है ये मंगोल अपनाते थे। कौन अपनाते थे, मंगोल। जहां मंगोल घुस जाए ना, समझ लो कि टिड्डी घुसे हैं, ठीक है, जिससे टिड्डी घुसती है खेत के अंदर, और खेत को कैसे साफ करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसी प्रकार से उसी प्रदेश को, जिस प्रदेश के अंदर मंगोल घुस गए ना, उस प्रदेश को जो है ये मंगोल खेत की तरह एकदम साफ कर देते थे, जिस प्रकार से टिड्डी साफ कर देते, ठीक है। तो ये जो मंगोल है ना, इन मंगोलों से बार बार जो है ये खिलजियों का पाला पड़ता रहता था। किनका, खिलजियों का पाला पड़ता रहता था। अब भाई मान लो कि कोई 10 बार आक्रमण कर रहा है, तो हो सकता है 10 बार खिलजी जीत गए। 20वीं बार आक्रमण किया, हो सकता है 20वीं बार आक्रमण जीत गए। जब 50 बार आक्रमण करेंगे तो हो सकता है ना एक बार तो खिलजी हार जाए। मैं कहता हूँ खिलजियों का हमें धन्यवाद करना चाहिए,
खिलजियों की जितना हम मतलब कि धन्यवाद कह सके, थैंक यू कह सके कि भाई मंगोलों को जो है भारत के अंदर नहीं घुसने दिया, अपने यहाँ राज नहीं करने दिया, ठीक है। मंगोल जो थे उनको बाहर तक ही सीमित रखा, कभी भी विदेशी जो आक्रमण है ये मंगोली है उनको अपने यहाँ नहीं आने दिया। इसके लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए कि ये लड़ते रहे। यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी से लेके जो भी अंतिम शासक था वहां तक ये लड़ते रहे। अलाउद्दीन खिलजी भी लड़ा है, सब जो सारे के सारे हैं वो यहाँ पे लड़ते रहे किनसे, मंगोलों से, लेकिन इन मंगोलों को अंदर नहीं आने दिया। इसलिए हमको इनका धन्यवाद करो। सबसे पहले तो कमेंट में कर दो धन्यवाद, स्पैम कर दो खिलजी, खिलजी, ठीक है। दुनिया की सबसे नायाब चीज पे, दुनिया की हर नायाब चीज पे खिलजी का अधिकार है। मैं बात करूंगा यहाँ पे तो अब सामरिक महत्व, तो आप बोलोगे मंगोलों से क्या है लेना देना, तो मैं बात कर रहा था अगर मान लो 50 बार आक्रमण किया और एक बार ये खिलजी हार गए, मान लो जितनी भी बार, मान लो 10वीं बार में हार जाए, मान लो 20वीं बार में हार जाए, जब भी एक बार तो हो सकता है ना हारे भाई। अब अगर आसमान में 50 भाटा फेंके तो हो सकता है एक भाटा आके वापस मुंह पे लग जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना पूरी। तो उस अगर बार एक बार हार जाए तो भाई जाएंगे कहाँ, बचने के लिए कोई मतलब जगह भी तो होनी चाहिए। अब बाकी जो तो जैसे अबुल फजल ने कहा कि बाकी दुर्ग तो सारे नंगे हैं, तो अगर वो दिल्ली पे आक्रमण करेंगे तो वहां जाएंगे तो वहां पे कूट काट देंगे, ठीक है। तो ऐसा जगह तो चाहिए हमको जो भी सुरक्षित हो सबसे, और दिल्ली के क्या हो सबसे नजदीक हो। तो मैंने बताया था अभी मैप के थ्रू, यहाँ दिल्ली है, यहाँ रणथंभौर है, ठीक है, दोनों एकदम पास पास ही है, एकदम पास है, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए था, रणथंभौर चाहिए था, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए था, भौगोलिक दृष्टि से कैसे चाहिए था, भौगोलिक महत्व क्या है उसका वो भी बता चुका हूं मैं। तो जब वो मान ले कि यहाँ पे आए मंगोल अपने अधिकार कर ले, या मंगोल हरा दे, हराए नहीं कभी, लेकिन मंगोल अगर हरा दे खिलजी को, ठीक है, तो खिलजी वाला जो सेना है वो यहाँ पे आके रह सकती है, कहाँ पे, रणथंभौर दुर्ग के अंदर, और कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा, सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए भी उन्होंने रणथंभौर पे अधिकार किया था, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या है वो, जो ये हमीर है भाई, ये वाला कारण जो है ना, अब तक ये जो कारण थे ना, ये तीनों जो चारों भी कारण है, जो भी कारण है, ये तो कुछ भी नहीं थे, ठीक है। इस कारण के बाद जो है अपने अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि भाई अब तो आक्रमण करना जरूरी हो गया। क्या हो गया, आक्रमण करना जरूरी हो चुका है। इसके बाद अगर आक्रमण नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा है मैं बात करूंगा, देखो इस कारण से पहले एक और कारण बता देता हूं, कौन सा, कि हमीर की बढ़ती हुई शक्तियां, ये वो ठोस कारण नहीं है, इसका अगला ठोस कारण है, ठीक है। अमीर की बढ़ती हुई, देखो अमीर ने क्या है, दिग्विजय नीति अपनाई है, अपनाई है ना भाई, मतलब बड़ों बड़ों की फुटबॉल बनाई है। इसका मतलब ये है कि कभी मन बना तो दिल्ली के भी बन सकती है फुटबॉल। भाई अमीर ने ये सोच लिया कहीं पे कि यार दिग्विजय नीति के अंदर बहुत बड़ों बड़ों की फुटबॉल बना रखी है, अब छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, अपन चलते सीधा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली मतलब बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बड़ा नाम होगा, ठीक है। कभी दिल्ली की तरफ रुख अपना लिया, और इसकी शक्तियां तो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हराता जा रहा है, तो कभी दिल्ली में धो दिया हो तो, ठीक है। तो इसी कारण एक कारण ये हो गया। अब मैं बात कर रहा था सबसे पुख्ता और ठोस कारण, तो वो जो है मैं बात कर रहा था, लिख देता हूं सबसे पहले, अमीर ने अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी, विरोधी नहीं, विद्रोही, विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह तथा मोहम्मद शाह तथा केहबरू केहबरू को शरण दी थी, शरण दी थी। तो ये आपने सोचोगे कि इतना भी कारण बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन इसके पीछे अगर स्टोरी सुनोगे तब आपको लगेगा कि इतना बड़ा कारण क्यों है। तो देखो मैं बता रहा था कि मंगोलों से लगातार युद्ध हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण होते जा रहे थे। उसमें देखो कि बात यही है कि जीत कौन रहे थे, खिलजी जीत रहे थे। अब देखो एक बार क्या हुआ, मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोलों को हरा दिया खिलजी ने। अब यहाँ पे हरा तो दिया, लेकिन उसके साथ क्या किया, उनकी एक छोटी सी टुकड़ी थी किसकी, मंगोलों की, उसको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किसने, खिलजी सेना ने। जब गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद क्या किया उन्होंने, जेल में डाल दिया, इनको ले जाके जेल में डाल दिया, कहां पर, दिल्ली के अंदर। अब शुरू होती है यहां से मेन कहानी, ठीक है।
क्या होती है मेन कहानी। मेन कहानी के अंदर क्या है, आपने एनसीईआरटी बुकों में पढ़ा होगा, देखो कम से कम 10वीं तक तो आपने आर्ट्स मतलब कि आपके सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी होती है वो वहां पे आपने पढ़ रखी होगी, या एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, या आपने पहले अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी कि अपने जो अकबर है, अकबर ने जेल के जो कैदी है उनके धर्मांतरण पर जो है धर्म परिवर्तन जो करते हैं धर्मांतरण, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। ठीक है, किसने, अकबर ने। इस लाइन का क्या मतलब निकलता है कि इसका मतलब यह है कि जो अकबर से पीछे वाले जितने भी राजा थे, मुगल राजा थे, उन्होंने वो क्या करते थे, जिससे जेल में जो भी जाता था उसका धर्म परिवर्तन करवा देते थे, और इस पे रोक किसने लगाई थी, अकबर ने लगवा दी थी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, खिलजी उससे पहले ही है, अकबर से पहले, तो ये भी धर्म परिवर्तन करवाता होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो ये टुकड़ी थी ना इसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। क्या करवा दिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया। इसके अंदर ये थे सेनापति, कौन से, अपना मोहम्मद शाह और के हबरू। ठीक है, ये दोनों सेनापति भी इसी टुकड़ी के हिस्सा थे। अब मैं बात करूं, मोहम्मद शाह एक दिन, धर्म परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह एक दिन आया, और इसको मतलब आया क्या, मोहम्मद शाह ने कहा कि भाई अपने इसको अलाउद्दीन खिलजी को, कि खिलजी यार क्या यार, मतलब कि हम जेल में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हैं, भाई जेल में पड़े पड़े रोटी तो तोड़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि तुम क्यों ना अपनी सेना के अंदर हमको भर्ती कर लो। भैया मंगोल पहले जब मंगोलों की तरफ से मंगोली खाते थे रोटी, तो मंगोलों की तरफ से लड़ते थे। अब जब हम मान लो कि आपकी रोटी खा रहे हैं, तो आप हमें अपनी सेना में भर्ती कर लो, हम आपकी तरफ से लड़ लेंगे, इसमें ना आपका घाटा है ना हमारा घाटा है। तो खिलजियों को तो ये डील पसंद आई कि यार वाह क्या यार, डील तो तगड़ी है यार। ठीक है, और लड़ते भी तगड़े ही हैं, मतलब युद्ध करने का तगड़ा तरीका है इनके पास। ठीक है, तो हो सकता है कहीं में मामला फंस जाए, पेच फंस जाए, तो इनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जब डील पसंद आई, तो जो अपने ये खिलजी थे, खिलजियों ने एक पूरी की पूरी जो दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी बसा दी, उसका क्या नाम था, मंगोलपुरी। मंगोलपुरी जो है वो सारी की सारी एक कॉलोनी बसा दी, और कहा टाबरे को ले आओ, लुगाई को ले आओ, और क्या करो यहाँ पे अपने रहो। अब भाई साहब रहने तो लग गए, कौन, ये क्या नाम है इसका, ये जो मंगोल है, यहाँ पे रहने लग गए। जब मंगोल रहने लग गए, उसके बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह है उसका कैसे, मतलब कि जो यहाँ से स्टोरी बताता हूँ, जो अपने जितने भी, इसके बाद दो कहानियां हैं। ठीक है, ये जो कहानियां रहने लगे उसके बाद दो कहानियां हैं। एक कहानी जो है अपने जो इंडियन वाले भारत के इतिहासकार है जितने भी देसी जो है अपने भारतीय है, वो लिखते हैं एक तो कहानी, भारतीय इतिहासकार या भारतीय साहित्यकार। ठीक है, और जो एक जो है ये खिलजी के जो भी सेना में थे, मतलब कि दरबार में थे, वो लिखते हैं। ठीक है, उनमें से अपने जो अपने वाले हैं, सबसे पहले अपने वालों की स्टोरी में बता देता हूँ क्या है, कि मैं कहता हूं कि ये जो मोहम्मद शाह है, अपने वाले कहते हैं कि जो ये मोहम्मद शाह है वो है ना, उसका चक्कर था कौन, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, उसका नाम था चिमना बेगम। क्या नाम था, चिमना बेगम। इस चिमना बेगम के साथ मोहम्मद शाह का क्या था, अफेयर था। ठीक है, अफेयर था, रोज फोन पे बातें करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो कॉल है सारी करते हैं। ठीक है, जितना हो सकते थे। ठीक है, अब भाई आदमी सब मान लो कि वो कर ले, बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपनी लुगाई किसी और के साथ बात करे, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है ना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गया ये तो एक दिन क्या कि मोहम्मद शाह, और पता कैसे चला, मतलब उसको अलाउद्दीन खिलजी को ये भी बता देता हूँ। एक दिन क्या मोहम्मद शाह और जमुना बेगम बात कर रहे थे, जमुना बेगम ने कहा है ओ, थे थे भी तो करेंगे, मान लो कि क्या भारत का राजा बनो, भारत के बादशाह थे, कब बनोगे, आप कब बनोगे। उसने कहा कि हम मंगोल, हमको राजा कौन बनाए। हम्म? तो उसने अपने जमुना बेगम ने कहा आप कहो तो कभी खिला दूं आगरा के पेटे अपने अलाउद्दीन को। तो कहा कि देख लेना तुम्हारे हिसाब से। इधर जो है इसकी इनकी बातों जो है एक दासी सुन रही थी, और दासी नहीं चाहती थी कि अलाउद्दीन मर जाए। ठीक है, क्योंकि वो इससे बात करता था दासी से, अलाउद्दीन अपने, अलाउद्दीन के पास गई अपनी दासी, उसने कहा है ओ, ये दोनों ये बातें करता। अब मैंने बता चुका हूँ भाई, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी लुगाई किसी और के साथ बातें करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, और मारने की साजिश करे उससे ऊपर, इससे मतलब कि घातक चीज क्या हो सकती है।
तो अपने अलाउद्दीन खिलजी ने निकाली तलवार और सबसे पहले जो है अपनी चिमना बेगम को सल्टाया, गर्दन काट दी भाई साहब। ठीक है, फिर बारी थी मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह भाई दौड़ी कूद के भागा और सबसे पहले जो दुर्ग पड़ता था उसी में शरण ले ली। सबसे पहले मैंने बताया सबसे निकट कौन पड़ता है, अपने रणथंभौर, वही भी आगे छुप गया। ठीक है, अब इसका भाई भी साथ ही आया होगा। ठीक है, उसके भाई को तो छोड़ेगा भाई, उसने लुगाई को मार दिया तो उसके भाई को, मोहम्मद शाह के भाई को तो मार ही देगा। तो मोहम्मद शाह के भाई के अबरू और विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह, इन दोनों को अमीर ने दे दी भाई अपने शरण, शरण दे दी। तो अब युद्ध तो करेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लो सबसे पहले, उसके बाद में युद्ध की जो सारी बाकी जानकारी है वो आगे लिखेंगे। ये जो कारण है, कारण हेडिंग डाल के लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, उसके अंदर ये सन लिख लेना। उसके बाद में कारण लिख लो कितने हैं, ये 5 कारण है, ये पांचों के पांचों कारण लिख लो। और यहाँ पे एक और चीज लिख लेना नीचे, अमीर ने मोहम्मद शाह को जांगला की, मोहम्मद शाह को जांगला की उपाधि दी थी। ये चीज भी लिख लेना। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि युद्ध हुआ तो कैसे हुआ, क्या कुछ भेजा, कौन से सेनापति आए, क्या है। ठीक है, लिख ली होगी। आगे बात करूं मैं, हेडिंग यही रहने देना, कोई अलग हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। तो अब इतनी बात हो गई। अब इतनी बात के बाद आदमी से ढपा जाए। अलाउद्दीन खिलजी बता चुका हूं मैं क्या कहानी रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अब सेना तो भेजनी थी, इतने कारण हो चुके हैं और सबसे भयंकर कारण भी हो चुका है जो मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी, कहां पे अभियान किया, रणथंभौर के खिलाफ। ठीक है, तो रणथंभौर पे सबसे पहले कहां जाएंगे, जाहिन दुर्ग के अंदर जाएंगे, क्योंकि जाहिन दुर्ग ही है, मैं बता चुका हूँ रणथंभौर की चाबी। तो रणथंभौर को जीतने के लिए सबसे पहले जाहिन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने 3 सेनापतियों को भेजा। कौन कौन से सेनापति थे, मैं बात करूंगा। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां, नुसरत खां, नुसरत खां और एक और था, उसका नाम है अल्प खां। ये 3 सेनापति थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेना भेजी। ऐसा कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके मेनली 4 सेनापति थे, और अगर ये 4 सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं होते तो अलाउद्दीन खिलजी कुछ नहीं होता, मतलब एक छोटे से राजा के बराबर होता, बादशाह के बराबर होता, जो दिल्ली कभी नहीं जीता। जो भी बड़ी बड़ी जीते हैं अलाउद्दीन खिलजी की वो उसके पास कभी नहीं होती। जो चौथा है इसका सेनापति उसका नाम था जफर खान। मैं बात करूंगा 4 सेनापतियों की, तो उलुग खां, नुसरत खां और अल्प खां और जफर खां, ये 4 सेनापति थे। और देख लो 4 मॉन्स्टर थे एकदम से, भल्लाल देव टाइप। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी। सेना भेजी तो सबसे पहले कहाँ आक्रमण करेंगे, जाहिन दुर्ग पे। तो इन्होंने क्या किया, खिलजी सेना ने, खिलजी सेना ने खिलजी सेना ने जाहिन दुर्ग पे आक्रमण किया, उसको जीता और उसका नाम बदल दिया। और नाम बदल के क्या कहा, क्या रख दिया, नौशहर। कौन सा, नौशहर। खिलजी सेना ने जाहिन दुर्ग पर आक्रमण करके उसका नाम नौशहर
रख दिया। यहां तक बात हो गई अपनी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार पूरा समझा देता हूँ, पूरी जो अपनी कहानी है, उसके बाद मैं लिखा दूंगा, ठीक है, मैं खुद लिखा दूंगा बोर्ड के ऊपर। मैं बात करूं, जब खिलजी सेना भेजी तीनों के नेतृत्व में, और यहाँ पे इसको जीत के जाहिंदुर को जीता, ठीक है, और जीत के क्या उसका नाम रख दिया, नौशहर। क्या नाम रख दिया, नौशहर। इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि हमीर भी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो हमीर ने अपने दो सेनापति थे उसके, धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह थे उसके दो सेनापति। उनके नेतृत्व में सेना भेजी किसने, हमीर ने। हमीर ने सेना भेजी धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में। और इन्होंने क्या किया, जाके जो है खिलजी सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ भाई, काम निपटा मिनटू आ रहे थे, जाहिंदुर को वापस अधिकार कर लिया इन्होंने भी, ठीक है। उसके बाद में वापस आ रहे थे, तो आते टाइम क्या है, अपना जो धर्म सिंह है वो आगे, जो मेन सेना होती है, जो भी अपन जिसके साथ सेना लेके गए थे, ये अपनी सेना लेके गए थे, वो सेना लेके आगे चल रहा था, और भीम सिंह छोटी सी सेना की टुकड़ी लेके अपने पीछे चल रहा था आराम से, ठीक है। अब जब ये हिंदूवाड़ की घाटियां घाटियां पड़ती है, वहां पे जब ये आए हिंदूवाड़ की घाटियों के पास, तो यहाँ पे जो ये खिलजी सेना थी, खिलजी सेना, उसने धोखे से आक्रमण किया, ठीक है। धोखे से यानी पीछे से आक्रमण किया, छोटी सी सेना चलती हुई जो चल रही थी, युद्ध के बाद आने के बाद थकी हुई सेना थी, उस पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के अंदर जो भीम सिंह था, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई यहाँ पर, उसकी मृत्यु हो गई। अब जब ये वापस आए रणथंभौर, धर्म सिंह वापस आया, तो अपने जो हमीर था, कौन था, हमीर। अब हमीर ने एक बात कही धर्म सिंह को, कि जो ये भीम सिंह की मृत्यु हुई है, वो आपकी लापरवाही की वजह से हुई है। अगर आपकी लापरवाही नहीं होती, तो अभी यहाँ पे भीम सिंह हमारे पास उपलब्ध होते। तो आपकी लापरवाही की वजह से भीम सिंह की मृत्यु हुई है। तो इसने क्या किया, इस धर्म सिंह था, इसको सेनापति से के पद से हटा दिया, और एक और जना था, कौन, भोज, इसको सेनापति बना दिया, ठीक है। अब इसको सेनापति बना दिया, धर्म सिंह थोड़ा बहुत नाराज भी हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। भोज को बना दिया, भोज को थोड़ा टाइम सेनापति रखा, ठीक है, सेनापति के रूप में उसने नेतृत्व किया सेना का कुछ समय के लिए। अब हमीर को कुछ दिनों बाद में उसके डोर पता चल गया कि काम को कोई नाजुक है वो, तो ठीक है। तो जब नाजुक है, तो इसने वापस राजा भोज को हटा दिया कालांतर में, ठीक है, और वापस धर्म को बना दिया, किसको, धर्म सिंह को बना दिया, और भोज को उसने हटा दिया। अब धर्म सिंह के तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत ईगो हट हुआ होगा। अब इस भोज भाई का जो है, इसका थोड़ा ज्यादा ईगो हट हो गया, ठीक है। ईगो हट हुआ, तो इसने क्या किया, जाके जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, और वहां पे शरण ले ली, किसने, धर्म सिंह ने। अब यहां तक बात लिख लो, उसके आगे लिखाएंगे हम, ठीक है। देखो, खिलजी सेना ने, अच्छा, आगे और भी तो लिखना, पहले वो वाली बात लिखनी है कि हमीर ने भेजी, तो लिखो, हमीर ने धर्म सिंह, साथ साथ में लिखते जाओ, समझा चुका हूं मैं जो भी चीजें समझानी थी। धर्म सिंह तथा भीम सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट आगे से, जिसने जिसने खिलजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, किसको, खिलजी सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। उसके बाद में लिखेंगे, खिलजी सेना ने हिंदू वाट घाटी के पास लौटती हुई राजपूत सेना
पर आक्रमण किया, जिसमें भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इसे आगे मैं ऊपर लिख दूं? यहां तक लिखो। हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर भोज को नया सेनापति बना दिया। कालांतर में हमीर ने भीम सिंह को हटाकर धर्म सिंह को पुनः सेनापति बना दिया। भीम सिंह नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। इतनी बात लिखो, अभी उसके आगे पढ़ते हैं हम भी। लिख लिया होगा। अच्छा, भीम सिंह लिख दिया गया यहाँ पे यार। भोज है यहाँ पे, भोज भोज भोज। यहाँ पर भी भोज है। सिंह को लिख लो, वाले सिंह ही है वैसे वो तो। भीम सिंह की तो मृत्यु हो गई, सेनापति से हटाया गया होगा। ठीक है, यहाँ तक ये भी लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। तो इसको भी हटा दो। अब ऑफलाइन में होता है तो पूछ भी लेता है यहाँ पे यार, ऑनलाइन हो यार, स्क्रीन शॉट ले लेना। नोट जरूर बनाया करो, नोट्स नोट जरूर बनाना, वरना अब देखो पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। अगर पहले से बना रखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बनाए ही नहीं है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो,
और नोट्स नहीं बना रहे हो, या मान लो सेकंड टाइम पढ़ रहे हो लेकिन आपने नोट्स ही नहीं बना रखे, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। नोट्स बनाओगे तभी पढ़ने का मतलब रहेगा, और हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो बात करूंगा आगे, अब आगे की बात करें। अब भाई देखो, आक्रमण तो करना ही है, क्योंकि चाहिए रणथंभौर तो चाहिए अपने को, ठीक है। अब बोल रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने कि दुनिया की हर नायाब चीज पर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है। तो चाहिए रणथंभौर तो नायाब चीज है। तो जो अपना खिलजी है उसने पुण्य सेना भेजी, तो लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। अब की बार दो ही भाई आए, एक वो अल्प खां आया नहीं, ठीक है। खां के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी, सेना भेज दी। किसके नेतृत्व में? उलुग खां। और उलुग खां ही है ना, मैं देख लेता हूँ एक बार, मेरे को लग रहा है थोड़ा उलुग खां ही तो है, ठीक है। पता नहीं, उलुग ख लिख दिया ना, उलुग है, उलुग खां, ठीक है, सेम ही था। उलुग खां, मैं बात करूंगा उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी उसने। और सेना भेज के भाई, ये दोनों दोनों क्या बैठे, ये यहाँ पे दोनों बैठे, ये अपना चित्तौड़ का किला हो गया, ठीक है। क्या हो गया? चित्तौड़ का किला हो गया। भाइयों ने क्या किया, यहाँ से भाटे फेंकना शुरू करे। बाहुबली मूवी देख रखी है? किस किस ने देख रखी है? उसके अंदर नहीं होता वो बाहुबली भाटे फेंकवाता है, वैसे क्या कहा कि इस किले की दीवार को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस किले की दीवार को तोड़ेंगे, ठीक है। भाई ने इधर से दिमाग लगाया, बाहुबली वाला भाटा फेंका। अब वो तो नीचे थे, ठीक है, उधर बराबर थे तो वापस आया नहीं। लेकिन इधर तो ये तो रणथंभौर वाला ऊंचा था पहाड़ियों में, ठीक है, वापस आया। नुसरत खां सलट गया, सलट गया, वापस पत्थर आया तो वो सलट गया। उसके बाद इसने फोन किया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। किसने? उल्लू खान ने। उल्लू खान ने फोन किया कि भाई 100 रुपये फोन पे करना, तो क्या हुआ कि ट्रेन की टिकट करवानी है, कि क्यों, क्योंकि वापस आना है। कि वापस क्यों आ रहा भाई? कहा कि थारे काको लड़ रही है 2-3 साल से, कोई वंचित जो हमारे को तो जीती जी। सर खिलजी, खिलजी की हो गया, तू रुक, मैं आऊं, तू रुक बेटे, मैं आ रही हूँ तारे साथ देवा खाता, तुम टेंशन मत ले, ठीक है, छोटी मोटी बातों में टेंशन नहीं लेना। तो भाई आया वापस। अब खिलजी स्वयं आया। अब यहाँ पे लेकिन आगे आगे लिखेंगे हम, अब खिलजी भाई खुद आ रहा है। देख लो, खिलजी को खुद को आना पड़ गया यहाँ पे। अब खिलजी खुद तो आ गया। खिलजी आने के बाद खिलजी ने देखा भाई कि यार, खिलजी थोड़े टाइम तक तो बैठ रहा बाहर। एक टाइम एक एक बार बैठो उल्लू खान, एक बार बैठो अपने खिलजी। खिलजी दोनों बैठा बातें कर रही है, कहीं करो यार के उधर टूटी कि नहीं टूटी, क्योंकि अंदर बाहर जाने का कोई रास्ता उनको पता ही नहीं था। अब वो दीवारें टूटे नहीं, कितने भाटे फेंक लिए। भाटे फेंक के देखा तो एक सेनापति तो सलट गया, उनको लगा कि एक आधा और फेंका और अपना काम तमाम हो गया ना भाई, ढूंढे और लगेंगे, ठीक है। तो एक डोगरा जा रहा था, बाज जा रहे थे, उनको बुलाया कि अटी आओ बा, क्यों कही है, क्योंकि कोई तरीको वरीको है कि इन्हें तोड़वा ओड़वा को के, मतलब कि हरावा को, क्यों हरावा हरावा को कोई तरीको नहीं है, जान पगा पड़ जाओ या फिर समझो तो कर लो, ठीक है। तो खिलजी को बोला कि, खिलजी को लगा यार पगा पड़ना में तो ढूंढा लाग, इससे अच्छा समझौता कर लेते हैं, ठीक है। उसके मन में था नहीं समझौता, लेकिन एक तरह से ठीक है, तो समझौते के लिए उसने कहा, उसने चिट्ठी लिखी किसको, हमीर को। हमीर को पत्र लिखा किसने, खिलजी ने, ठीक है। अब हमीर का क्या था, मौन व्रत था, ठीक है, हमीर का मौन व्रत था। तो हमीर को जब समझौता करने के लिए कि भाई आओ, उसने उसके अंदर चिट्ठी के अंदर लिखा कि भाई हमीर जी आओ, बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, समझौता करते हैं, लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं पड़ा। हमीर के अपना भाई मौन व्रत। हमीर ने भेजा 2 जनों को, कौन कौन, रणमल और रतिपाल, दोनों को भेजा कि तुम जाओ, तुम बात करके आओ मेरी तरफ से, ठीक है, बोल देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। भाई गए दोनों। भाइयों की पहले तो चाय पानी पिला दिया, फिर कुछ स्पेशल खिला दिया वो खाना वाना। भाई तो वही मन मन मुग्ध हो गए वहां पे। तो भाइयों को दोनों को कहा कि आओ बैठो, बात करनी है ना। बात आती की थोड़ी बहुत। बाद में अलाउद्दीन खिलजी को साम दाम दे दंड भेद सब आते थे, येन केन प्रकरण, सारे के सारे जो उसको जो सारे भेद थे वो सारे के सारे पता थे उसको, ठीक है। दोनों को कहा थोड़ी बहुत, ठीक है, चिल्ले मिल्ले में सिलगार पचकी हो गए। अपने कभी कभी दिल में ख्याल नहीं आता राजा बनने का, क्योंकि दिल में ख्याल आने में और बनने में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है ना।
कि भाई ख्याल आने में और उसको पूरा होने में जमीन आसमान का फर्क है। सपने भी तो औकात अनुसार देखने चाहिए ना। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने कहा वो अमीर है तो उसको उसके होते हुए हम किसी राजा बन सकते हैं, हमको कौन राजा बनाए। तो उसने कहा अगर मैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अगर मैं उसको अमीर को हरा दूं और तुमको राजा बना दूं तो कैसी एक बात रहे। उसने कहा तुम हरा दोगे, ठीक है हरा दो। उसने कहा ठीक है तुम दोनों क्या लो, अपने 10 लाख रुपए लो, 10-10 लाख रुपए लो, मौज करना, फॉर्चुनर गाड़ी लेना और फिरना उसके अंदर क्या पाड़ा पाड़ा फिरते हो, सो के थोड़ी लागते हो। टाबरा ने लुगाई ने कपड़ा दिलाइए बढ़िया, ठीक है कुरकुरा दिला दीजिए, ठीक है 10-10 लाख रुपए दिए। अब यहाँ से भाई वीर होने लगे दोनों, रतिपाल अपने रलमल उठ के। तभी अपने दोनों में से किसी एक को आइडिया आया कि भाई यार, मतलब एक को बात सूझी, आइडिया क्या आया सूझी की, उधर मुड़ के वापस कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई हमीर को तुम हराओगे कैसे। तो उसने कहा ये तो तुम बताओगे, मैंने तुमको पैसे किस लिए दिए, ये तो तुम बताओगे कि हराओगे कैसे। तो उसने कहा हराना तो मुश्किल है। तो क्या मुश्किल क्यों है, ये दीवारें नहीं टूट सकती क्या। तो उसने कहा भाई इस जन्म में तो भूल ही जाओ कि इस जन्म में ये दीवारें टूटेगी। तो उसने कहा ठीक है दीवारें नहीं टूटेगी, इसके अंदर पानी, पानी तो खत्म हो सकता है भाई, पानी वानी तो खत्म हो सकता है, दीवारें नहीं टूटेगी। उसने कहा पहाड़ों के बीच में है तो पानी खत्म होने की कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने कहा ठीक है पानी भी नहीं खत्म होगा, पानी तो चलो पहाड़ों से आ जाता है, अनाज गेहूं वेहूं जो खाते हैं वो तो खत्म हो सकता है ना, क्या थांगे कम पड़े तो थे ले लीजो, ठीक है ना, अगर थांगे कम पड़े ना तो थे ले लीजो, घणो બધું थांगे एक किसान जो गोवन जितो एक महीने बतरो थाने अगर दे दिया था सेना पेड़ जी 2-3 साल के महीने। तो उसने कहा कि मतलब ये भी खत्म नहीं होने वाला। उसने नहीं। तो खिलजी भाई उतना चालाक था, बड़े बड़े गढ़ जीत रखे थे, बड़े बड़े राजाओं को हरा रखा था, मतलब बुद्धि बुद्धि तो थी ठीक ठाक उसके अंदर, खिलजी से जलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा थी उसमें, ठीक है। तो भाई ने कहा कि तुमको पता है कि हम दोनों मिल चुके हैं, हमको पता है कि हम दोनों मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमीर को पता है कि हम दोनों मिल चुके हैं। नहीं पता है ना। रतिपाल रोहमल को कहा कि हमीर को नहीं पता कि हमने तुमको खरीद लिया है, ठीक है, तुमको राजा बनाने का हम वचन दे चुके हैं, उनको तो नहीं पता। तुम क्या करो, रणथंभौर किले के अंदर जाओ और जितने भी जल के यानी जो भी पानी के जितने भी कुएं हैं तालाब हैं उनके अंदर जो है गाय का खून मिला दो और गाय का मांस मिला दो, और जो जितने भी अनाज है उसके अंदर भी गाय का जो है मांस मिला दो। तो जो भी जितने भी सारे अंदर है वो क्या है, हिंदू है, तो वो तो वो खाएंगे नहीं, वैसे प्यासे मरेंगे, तो उनको बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है। रणमल और रतिपाल ने वही किया जो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा इनको। उन्होंने जाके पानी के अंदर गाय का खून मिला दिया और जो अपना अनाज था उसके अंदर गाय का मांस मिला दिया। हमीर जो है, इसके बाद कंडीशन क्या, भुखमरी की कंडीशन होगी, वो हैंगे नहीं तो क्या होगा। इसके बाद हमीर जो है अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वहां पे कंडीशन ऐसी हो गई थी कि सोने के भाव के बराबर, सोने के भाव के क्या, सोने के बराबर जो है अनाज नहीं मिल रहा था। लोग कह रहे थे ये लो इतना इतना आप सोना ले लो, इसके बराबर आप हमको अनाज दे दो, तो वो भी वहां पर नहीं मिल रहा था, वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं था। तो सेना थक हार के परेशान होके इस कंडीशन से कहा गया, हमीर के पास गई, कौन सी, ये अपनी प्रजा हमीर के पास गई और कही कि तू कई 2 सालों में बैठो है, ठीक है, शर्म लाज कुछ है। 1999 के अंदर स्टार्ट हुआ था, मैंने लिखा था ना 1900 क्या 1299 के अंदर और 1301 के अंदर हुआ था, 2 साल हो गए थे। मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि क्या 2 साल से गूंगा होकर बैठा है अंदर, अगर नहीं लड़ना तो हमको बोल दे, तू गेट खोल हम लड़ लेंगे। भूखा मरने से चौका है कि थोड़ा सा लड़ लुड़ा के मरेंगे तो कुछ याद तो करेंगे बडेरे, मतलब जो आने वाले बच्चे हैं वो याद तो करेंगे, मान लो बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे, जो भी आएंगे इतिहासकार जो भी लिखेंगे थोड़ा याद तो रखेंगे अपने को, भाई लड़के मरे ऐसे तो नहीं है भूख से मर गए। तो हमीर उस समय जवाब देता है और हमीर कहता है कि कायर नहीं हूं मैं, कि कायर नहीं हूं मैं, मैंने कंवरी की चिंता सतावे है कि मैं कायर नहीं हूं। मुझे जो अपनी कंवरी है उसकी बेटी थी, उसका नाम था देवल देवी। क्या नाम था, देवल देवी। मैंने कंवरी की चिंता सतावे है, सुन रे वीरा, सुन रे वीरा, हालात हालात एड़ा है, हालात एड़ा है कि हाथ भी पीला कर ना सकूं, कि हालात ऐसे हैं कि उसके हाथ भी पीले नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर उसकी शादी भी नहीं कर सकता मैं। कंवारी है वो, कंवारी है वो, जोर ही सेज भी सुला ना सकूं, कि वो अभी तक कंवारी है तो उसको जोर भी नहीं करवा सकता हूं मैं, ठीक है। वहां पे राजपूतों में क्या एक पहले, अभी भी होती होगी या पहले तो थी, ठीक है, प्रथा थी कि जो कंवारी लड़की होती है, अभी तो ये बंद हो चुकी है, कंवारी लड़की होती है उसको जोहर नहीं करवा सकता। जो शादीशुदा लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, कि उन्हीं को सिर्फ वो जोहर करवा सकते थे, बाकी को नहीं करवा सकते थे, ठीक है। ऊपर बेटी बेटी जो देवल देवी है बालकनी के अंदर
खिड़की के अंदर अपनी देवल देवी ये बातें सुन रही थी कि एक पिता मेरी वजह से मजबूर है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसने वो गई अपने पिता के सामने और तलवार ली और कहा कि दुश्मन अगर मुझे बोटे बोटे काट के नोच के खाए, इससे अच्छा है कि आप ही मेरा सिर जो है धड़ से अलग कर दो। एक पिता अपनी पुत्री का सिर कैसे काट सकता है? आप अपने घर के अंदर देखते हैं कि आपकी बहन जो है उसके ऊपर आपके पिताजी कभी हाथ नहीं उठाते हैं, कभी उसको कुछ कहते नहीं है। अपने को दो लापे जरूर ज्यादा मार देते हैं, लेकिन अपनी बहन पे कभी हाथ नहीं उठाते। आपने देखा होगा कि भाई जब भी बहन गलती करती है, अपने दोनों लड़ते हैं बहन और भाई, तो अपने को कहते हैं कि कांटों में हाथ उगेंगे, लेकिन वो मारने नहीं देते अपने को, ठीक है। तो एक पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके जो पिता होते हैं वो बेटी पर ज्यादा प्यार दिखाते हैं, जबकि बेटे पे नहीं होता। बेटे पे भी है, बराबर होता है दोनों का, लेकिन दिखाते हैं कि वो बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, और वो करते भी हैं। एक पिता, जब आप एक बेटी के पिता बनोगे या माता बनोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो प्यार क्या है, बेटी क्या होती है, ठीक है। ये आपको बाद में पता लगेगा जब, अगर आप लड़के हो, आप लड़के हो ना, तब तो देख लेना। अगर आप एक बेटी के पिता बनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है एक पिता होने का दर्द, ठीक है। अब ये जो उसने नहीं हो पाई हत्या, तो कैसे कर सकता है? मैं बता रहा हूँ, एक बेटी की हत्या कैसे कर सकता है? अब ये दुविधा तो, मान लो कि हमीर तो नहीं समझ पाया कि बेटी की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन वो देवल देवी तो समझ चुकी थी कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक ये भाई लड़ने नहीं जाएगा अपना बाप, ठीक है। इसने, देवल देवी ने क्या किया, एक तालाब था, पद्म तालाब, उसने अपनी जो कुलदेवी थी आशापुरा माता, उसको नमन किया और कहा कि मेरे जो पिताजी है उसको युद्ध के अंदर विजय बनाना। और उसने जो है वहां से तालाब में छलांग दे दी, और वहां से क्या होगी, उसकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली उसने। तो उसको जो है अब जल जोहर कहते हैं, क्योंकि जल में कूद के उसने जोहर किया था, उसको जल जोहर कहते हैं इसी वजह से, ठीक है। और उसके बाद जो होता है इसमें रणवन और रतिपाल ने इसका मतलब क्या किया, अ, विश्वासघात किया। और तब जाके फिर होता है राजस्थान का प्रथम शाका, राजस्थान का प्रथम शाका कब होता है? 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में। याद रखना, साके की दो टर्म्स होती है, कौन कौन सी? एक के अंदर होता है जोहर, दूसरे के अंदर होता है केसरिया। केसरिया कौन करेगा? हमीर। केसरिया कौन करेगा? हमीर। और जो जोहर है वो करेगी हमीर की रानी रंग देवी। कौन करेगी? रंग देवी, ठीक है। जोर जो होता है फीमेल ही करते हैं, मेल नहीं करते हैं, और मेल क्या करते हैं? केसरिया, ठीक है। इतनी बात हो गई। आगे मैं वहां से आगे लिखा देता हूँ, बाद में जो ये थोड़ा छोटा सा डायग्राम है वो आपको बना लेना है। सेना भेजी, इसके बाद में लिखना है आपको। उसके इसके अंदर आगे लिखना कि नुसरत खां मारा गया तथा नुसरत खां मारा गया तथा खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी लिख लो, एक के लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, ठीक है। उसके कहानी, आगे कहानी लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, डायरेक्ट लिखो, रणमल तथा रतिपाल ने विश्वासघात किया, जिससे राजस्थान का प्रथम शाका हुआ। शाखा मत लिखना, शाका है, ठीक है। प्रथम शाका हुआ, हेजिटी से उतार देना, जहां पे राजस्थान का प्रथम शाका। जो जोहर है वो क्या था? रंगदेवी ने। और जो केसरिया है वो क्या था? हमीर ने, ठीक है। उसके पास में एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, जब तक मैं शाही भर लूंगा इसके अंदर, ठीक है। आगे लिखना, अ, हमीर हमीर की पुत्री देवल देवी ने पद्म तालाब
कदम तालाब में कूदकर कूदकर आत्महत्या आत्महत्या कर ली। इस कारण इसे जल जौहर भी कहते हैं। इस कारण इसे जल जौहर भी कहते हैं। यहाँ तक लिख लो, तो मैं शायरी भरता हूँ इसके अंदर, आगे की बात करेंगे हम। हम्म, लिख लो जल्दी से। लिख लिया, आगे लिखना। आगे लिखना। अ, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर रणथंबोर की जिम्मेदारी उलग खां को दी। इस साके की जानकारी इस साके की जानकारी अमीर खुसरो अमीर खुसरो की पुस्तक अमीर खुसरो की पुस्तकों से लिखो। अमीर खुसरो की पुस्तकों से मिलती है। पुस्तकों क्यों लिखा है, पुस्तक क्यों नहीं लिखा है मैंने, ये बता देता हूँ। बेसिकली अमीर खुसरो की दो पुस्तकें थी, जिसमें से एक से जो है अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, और एक से जो है जलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी है मैं बात करूंगा, लिखना यहाँ पे। अमीर खुसरो की पुस्तकें, पहली जो पुस्तक है जिससे जलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, उसका नाम है मिफ्ता उल फतू। मिफ्ता उल फतू, इससे किसकी जानकारी मिलती है, जलाउद्दीन खिलजी की जानकारी है। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी की जानकारी। और इससे जो है अपने दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है खजाइन उल फतू। इससे किसकी जानकारी जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन की, अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन खिलजी लिख लो। यहां तक ले लो। उसके बाद दो तीन लाइन और बची हुई है इसके अंदर, थोड़ी सी लिखो जल्दी से।
ऊपर वाली लिख ली होगी दोनों लाइनें, हटा दो इनको। इसके नीचे ये बनाना है जैसा जैसा बना हुआ है वैसे का वैसा बनाना है। मैंने ये लिखी है ना, दोनों पुस्तकों से, दो पुस्तकों से मिलती है। ये एज इट इज लिखना है, ठीक है। इसको बाद में हटा दूंगा, लिख लेना जिसने नहीं लिखा। इसके बाद में लिखना अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। उसके भाई बाद जीतने के बाद आए कौन, रणमल और रतिपाल, कि भाई राजा बनाने का वादा किया था, क्या कौन सा राजा, दोनों भाइयों को सल्टा दिया। सल्टा दिया तो यहां में लिख लो रतिपाल व रणमल की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। उसके बाद में पुस्तक लिख लेना इसकी, हमीर की एक पुस्तक है उसका बारे में लिख लेना, आ जाती है कभी कभी। हमीर की पुस्तक कौन सी है, श्रृंगार हार। कौन सी पुस्तक है, श्रृंगार हार। उसके बाद दरबारी विद्वान लिख लो इसके। टाइम पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी लिखना दरबारी विद्वान। इसके दरबारी विद्वान में दो दरबारी विद्वान थे, जिसमें से एक था राघव देव और दूसरा था बीजादित्य। उसका नाम बेसिकली, इसका नाम था विजयदित्य था, लेकिन हम विजय को कभी कभी बीजू बोल देते, जैसे बीजू बीजू बोलते हैं ना, विजय को नाम बोलते थे बीजू, तो यही है बीजादित्य। और जो राघव देव था ये हमीर का गुरु था। कौन था, हमीर का गुरु। तो आपको पूछ ले कि हमीर का गुरु कौन था, तो लिख देना वहां पे राघव देव, ठीक है। ये दरबारी विद्वान थे। उसके बाद में इसकी अन्य पुस्तकें आती है, वो हम कल लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली हो चुके 20 मिनट ज्यादा हो चुके हैं 1 घंटे से, तो हम नहीं चाहते कि और भी 1.5 घंटे की क्लास हो, क्योंकि उसमें 5-6 पुस्तकें हैं, ठीक है। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो 2 है, और हमीर बंधन है, हमीर हट है, तो वो पुस्तकों के नाम हम लिख लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। और पूरा ये जो है रिवाइज भी करेंगे हम शुरू में आके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, आज की क्लास जो है बढ़िया लगी होगी, मेरे हिसाब से बढ़िया ही लगेगी, मेरी पढ़ाई की क्लास बढ़िया ही लगेगी। एक आध दिन हो सकता है जब तबीयत ठीक ना हो सकता है मौसम ऐसा ही है, उस दिन हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए। बाकी जो है सारी की सारी क्लासेस जो आपको होगी नहीं गड़बड़, कभी भी मौसम खराब हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी आपको अच्छे से अच्छी जो सुविधाएं हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। क्लास खत्म हो चुकी है यहाँ पे, बाकी जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।